प्यारे बच्चों, टॉपिक आप देख सकते हैं। अल्कोहल की सीरीज में अल्कोहल को निपटाने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं फिनोल की, और शुभारंभ करेंगे हम फिनोल की उन तमाम प्रिपरेशन से जो सभी प्रिपरेशन एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एक एक करके हम सब उनको तबाह करते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन हम जो जानते हैं, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, दैट इज डाउज प्रोसेस। वर्ल्ड वाइड फेमस डाउज प्रोसेस। देखिए, क्लोरोबेंजीन with NaOH 623 केल्विन 300 atm प्रेशर। तो पहले एक इंटरमीडिएट आ जाता है, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड डाइल्यूट HCl डाल के हाइड्रोलिसिस कर दो भाई का, तो NaCl निकल जाता है। देखो, हमें ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना होता, ज्यादातर रिएक्शन में तो पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाना होता है। तो यहाँ से Na और Cl निकल जाएगा, HO से अटैच्ड हो जाएगा, और इसी के साथ ही हमें मिल जाएगा फिनोल। दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। देखो, डाउस प्रोसेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो गया कि OH ने Cl को रिप्लेस्ड कर दिया, लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट है ये SN1 कैटेगरी का नहीं है। क्योंकि SN1 इसलिए नहीं होता क्योंकि फिनाइल कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, इसलिए SN1 का कोई चांस नहीं होता एराइल हैलाइड में। तो क्या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ? नहीं। SN2 के थ्रू इसलिए नहीं होता क्योंकि लीविंग न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन तीनों एक को-प्लानर सिचुएशन में नहीं आ पाते, क्योंकि बेंजीन एक बहुत बल्कियर ग्रुप होता है। वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यानी OH को और क्लोरीन को दोनों को आउट ऑफ प्लेन रखेगा, दोनों को को-प्लानर नहीं होने देगा, तो SN2 का भी चांस नहीं है। तीसरी बात ये होती थी कि भाई एराइल हैलाइड में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं टूटेगा। तो कोई बात नहीं, हम तोड़ देंगे। हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के थ्रू इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। चलिए, यानी कि कंडीशन ड्रास्टिक होगी। एक और बात कि ये जो कार्बन था ये sp2 हाइब्रिड होता है, और sp2 हाइब्रिड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, इसका मतलब शेर के मुंह से कोई मांस छीन के ले जाए, बड़ा मुश्किल है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहां से Cl का एलिमिनेट होकर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो नाइदर इट बिलोंग्स टू SN1 नॉर SN2। इसका एक अलग ही मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, देखिए कैसे होगा। आ जाएगा क्या इतने स्पेस में? चलो समहाउ करते हैं कोशिश। दिस इज क्लोरोबेंजीन। देखो, बेस का काम एक ही होता है। बेस पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीप्रोटोनेशन के लिए होगा। तो यहां से अल्फा पोजीशन से H आयन को निकालेगा ये, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ऐसे आपको कुछ नजर आ रहा होगा। इसको ऐसे समझ लो कि यहां जो कार्बन का sp2 था और हाइड्रोजन का 1s, ये कार्बन का sp2 है और हाइड्रोजन का ये 1s, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था। H प्लस चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के sp2 ऑर्बिटल में आ गए, कार्बन के sp2 ऑर्बिटल में आ गए हैं। ये इधर आया और ये क्लोरीन इधर से एलिमिनेट हुआ, एंड यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड बेंजाइन। ये एक नया इंटरमीडिएट है। देखो, अभी यहां पर इस बॉन्ड को भी समझिए कि इस बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। ये कार्बन का sp2, कार्बन का ये sp2 है, ये क्लोरीन के 3pz से ओवरलैप कर रहा होगा। अब क्लोरीन चला गया, खाली हो गया, तो फिर से ये sp2 के अंदर इलेक्ट्रॉन रह गए दोनों। तो यहां पर भी sp2 और यहां पर भी sp2, दोनों ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। मतलब दोनों ने ओवरलैप करके एक बहुत ही वीक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। वैसे तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन इसको ट्रिपल बॉन्ड मत समझना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। यहां पर एक सिग्मा है, सॉरी, दो सिग्मा है और एक पाई है। ये वैसा ट्रिपल बॉन्ड नहीं है जिसमें दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहां पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये वीक बॉन्ड बना है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड होके बन गया कि यार चलो यार, दोनों ने घर बसा लिया, दोनों के sp2 की ओवरलैपिंग होके एक वीक बॉन्ड बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये इधर हमला करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत ही
आराम के साथ। ये एसिड है तो वे फिर से H आयन देगा ही देगा, एंड आफ्टर द लॉस ऑफ दिस ये बनाएगा फिनॉक्साइड। ठीक है, इस तरह से। अच्छा 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 अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए थे, यहाँ से H आयन निकल गया था, यहाँ से H प्लस निकल गया। आप उस H प्लस को यहाँ पर अटैक करा सकते हो, यहाँ से फिनोल एसिडिक था, इसने H आयन दे दिया, ये H आयन इधर अटैक करेगा। चलिए, इस तरह से हमें बीच में सोडियम फिनॉक्साइड मिला था एक इंटरमीडिएट। ये जो फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है वो इसी इंटरमीडिएट की वजह से मिल रहा है। अब आप अगेन इसको प्रोटोनेशन कर दोगे तो फिर से आ सकता है ना, प्रोटोनेशन के बाद फिर से आ जाएगा ये तो फिनोल। चलिए, मेन बात यहाँ पर, यहाँ तक ही हमें समझना था, आगे तो ऐसी खामा-खा का टाइम पास है। देखिए पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन किया, पहले क्लोरीन को एलिमिनेट किया गया, लेकिन पहले एच आयन को एलिमिनेट किया हमने, एच आयन को एलिमिनेट किया, कॉन्जुगेट बेस बना, शिफ्टिंग हुई, डीक्लोरीनेशन हुआ, बेंजाइन इंटरमीडिएट बना। ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक है, क्योंकि ये ऊपर का जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, बहुत आसानी से टूट जाएगा, शिफ्टिंग हो गई, क्योंकि ये sp2 की ओवरलैपिंग से बन रहा था। फिर इस तरह से एक इंटरमीडिएट बना, प्रोटोनेशन हुआ, देन फिनोल ने एच आयन लूज किया, अब ये पूरी तरह फिनोल बना नहीं था, तो देन प्रोटोनेशन, और फिर यहाँ पे हमें फिनॉक्साइड और यहाँ से हमें फिनोल मिल रहा है। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म सामने आता है डाउस प्रोसेस में। नेक्स्ट इज नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन का सल्फोनेशन कर दो, जैसे हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, या फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, या ओलियम से H2S2O7 किसी से भी कर दो, तो यू विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डालिए, तो यहाँ बेस का काम होता है हमेशा H आयन को निकालना, ये बेस है, ये एसिड है, H आयन निकाला जाएगा यहाँ से, एंड यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें फिर से NaOH, टेम्परेचर यहाँ पर हाई होगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन चलते हैं सारे के सारे, ऑलमोस्ट 623 केल्विन, तो यहाँ से Na2SO3 को अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो यू विल गेट फिनोल। इस तरह से हमें फिनोल मिलते हैं कि बेंजीन का पहले सल्फोनेशन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेस इज ऑलवेज फॉर डीप्रोटोनेशन H आयन निकाला, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, NaOH का एक और मॉलिक्यूल रिफ्लेक्स कर दिया गया, तो सोडियम सल्फाइड एलिमिनेट हुआ, Na2SO3 रिमूव हुआ और आपको मिल गया फिनोल। ये हुई नंबर 2 प्रिपरेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। देखो ये भी कहानी हम कहां से करते थे, डाइजोटाइजेशन करते थे, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनिलीन, तब जाकर आपको मिलता था बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजोटाइजेशन, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, डाइजोटाइजेशन। इसका मैंने मैकेनिज्म भी प्रॉपर एक्सप्लेन किया था आपको एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड चैप्टर में। एनिलीन चेंज हो रहा है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में, और अब इसको वाटर के साथ अपन बॉईल कर देंगे, वाटर के साथ हीट करेंगे तो देखो HOH ऐसे बना लो इसको, ये देखो N2 तो क्योंकि बहुत स्टेबल गैस है वो तो निकलेगी, यहां से HCl तो ये बन जाता है केवल फिनोल। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि N2 तो एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, डाइजोटाइजेशन हुआ और फिर जो हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिला हमने उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, वाटर उसमें हीट करके हमने ऐड कर दिया, यू विल गेट फिनोल। यहां से यहां जाना बहुत इजी है, मैंने आपको पहले भी ये मैकेनिज्म कराया हुआ है। फिर भी दिक्कत हो तो आप एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन में जब जाएंगे, जहां पर हमने सैंडमेयर प्रोसेस वगैरह किया था, आप देखेंगे उस वीडियो में आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा। चलिए, तो दोबारा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
क्यूमिन प्रोसेस, देखिए क्यूमिन प्रोसेस जो है फिनोल को बनाने का एक कमर्शियल मेथड है, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, डाउस प्रोसेस भी वैसे कमर्शियल में आता है, ये इसकी एक कमर्शियल प्रिपरेशन में काउंट किया जाता है, कमर्शियल मेथड है क्यूमिन। लेकिन बनता कैसे है इसको देखते हैं। देखिए इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। अच्छा, बेंजीन को हम कन्वर्ट करते हैं पहले किसमें, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और यही होता है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन कहा जाता है। एक तो तरीका ये था कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है ना, यहां से कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा और वो अटैक कर देगा, नो प्रॉब्लम। एक दूसरा है CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3। देखो यहां पर जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा वो पहले कौन होगा, प्राइमरी होगा, फिर वहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यू आर गेटिंग सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर वो बेंजीन पे अटैक करेगा, यू विल गेट क्यूमिन अगेन। एक तरीका ये भी हो गया। एक और तरीका होता है एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। देखो H3PO4 क्या है, एसिड है, और एसिड एल्कीन पे जब अटैक करेगा, एल्कीन पर जब एचायन का अटैक होगा तो आपको सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो मिलेगा ना, ये फिर बेंजीन पे अटैक करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमिन दे सकता है। तो क्यूमिन हमें यहां से भी मिल सकता है, यहां से भी और यहां से भी, आप कहीं से बना लो, क्यूमिन बनाना इज नॉट ए बिग डील। चलो क्यूमिन तो बन गया बेसिकली। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको थोड़ी हवा खिला देते हैं, क्यूमिन का हम एयर ऑक्सीडेशन कर डालते हैं। क्यूमिन का जब आप एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखिए होता क्या है, क्यूमिन के साथ में जो बेंजाइलिक कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होता है, और बेसिकली यहां पर हम हाइड्रोलिटिक होमोलिटिक क्लीवेज ही कर रहे हैं। देखो ये C डॉट H डॉट, C डॉट H डॉट, अब आ गया O2। O2 को ऐसे यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज किया, दिस, तो ये O ऑक्सीजन का डॉट, थोड़ा मजा सा नहीं आया तो थोड़ा सा मैं और ऊपर लेके चलता हूं, O डॉट O डॉट H डॉट, अब सही है। अब यहां पर देखिए इसको इससे जोड़ा, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, बन गया क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। और हाइड्रोलिसिस के बाद, आफ्टर हाइड्रोलिसिस आप ऐसा समझ लीजिए दिस इज एसीटोन, और यहां पर फिनाइल शिफ्टिंग के बाद यू विल गेट फिनॉल। फिनाइल शिफ्टिंग ये कैसे हो रहा है इसको भी देखते हैं। देखो पहले हमने बेंजीन को कन्वर्ट किया क्यूमिन में, बेंजीन को हमने पहले कन्वर्ट किस में किया, क्यूमिन में। कैसे कन्वर्ट किया, आइसोप्रोपाइलेशन कर दिया, एल्काइलेशन कर दिया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, जो आप फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं बेसिकली वही फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमिन बना रहे हैं। फिर क्यूमिन का हमने एयर ऑक्सीडेशन कर दिया, एयर ऑक्सीडेशन में जो बेंजाइलिक कार्बन था वो ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा और O2 इंसर्ट हो गया, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होता है ये, दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। and hydrolysis of cumin hydroperoxide produce phenol and acetone। इसके थोड़ा मैकेनिज्म को एक बार समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे फिनोल और एसीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। देखो यहां था बेंजीन, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टन टन टन, हम इसको करते हैं प्रोटोनेट। आप देखिए, देखो एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि ऑर्गेनिक में बेसिकली कोई भी मैकेनिज्म आप उठा लो, ऑर्गेनिक में आप कोई भी मैकेनिज्म उठा लो, हो क्या रहे हैं स्टेप, गिने चुने स्टेप है, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, डीलोकलाइजेशन, फिर प्रोटोनेशन, बस यही गिने चुने स्टेप्स होते हैं जो बार बार रैंडमली आ जाते हैं, ठीक है ना।
चलिए ये हमने प्रोटोनेशन कर डाला, कर डाला, कर डाला, कर डाला। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसका डिहाइड्रेशन कर दें, है ना। तो यहां से ये तो डिहाइड्रेशन के बाद वाटर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वाटर यहां से निकलेगा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहां से या तो मैं मिथाइल शिफ्ट करूंगा या फिनाइल शिफ्ट करूंगा, और जो प्रायोरिटी होती है वो हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट, है ना। कि हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी बहुत जबरदस्त है, लेकिन हाइड्राइड के बाद जो शिफ्टिंग की प्रायोरिटी होती है वो फिनाइल शिफ्ट होता है, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर गए ऑक्सीजन पे एक डेल पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करता हूं तो फिनाइल पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था तो ये इधर हमला कर देता है। देखिए यहाँ पे कई स्टेप में एक साथ कर रहा हूं, यहां से मैंने वाटर निकाला, आप समझ लीजिएगा वाटर जैसे निकलता है इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। चलो ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट किया क्योंकि फिनाइल की प्रायोरिटी की शिफ्टिंग, फिनाइल प्रायोरिटी शिफ्ट जो होता है वो मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है। इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट किया, ये कार्बन पॉजिटिव, ये फिनाइल नेगेटिव, ये ध्यान में रखना, ये कार्बन पॉजिटिव है, फिनाइल नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे हमला करेगा क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। देखिए दोबारा समझाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट किए, कार्बन पॉजिटिव हो गया, फिनाइल नेगेटिव हो गया। चल एक एक करके लेते हैं। यहां से वाटर चला गया तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिनाइल शिफ्ट कर देंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये लो जी, दोनों की हमने करा दी सगाई। इस तरह से एक इंटरमीडिएट आता हुआ अब साफ साफ दिख रहा है ना। इस तरह से एक इंटरमीडिएट आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो ये रेजोनेंस भी करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होने से अब इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और तोड़ना ही था तो फिर बनाया क्यों। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पानी की कमी तो होती नहीं है, सॉल्वेंट है, ये हमने किया इसका हाइड्रेशन, ऐसे कुछ हुआ। फिर हमने किया डीप्रोटोनेशन, बार बार मैं वही बोल रहा हूं, ये प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन बार बार ऑर्गेनिक में यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह से ये हमने अल्कोहल बनाया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते थे, अब हम क्या करते हैं, देखिए अल्कोहल एसिडिक भी तो है, अल्कोहल एसिडिक है तो एच देगा देगा, तो ये एच इसने दे दिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, इस तरह से ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो तो ये इधर से निकल सकता है, तो ये निकल गया फिनॉक्साइड आयन और ये आ गया एसीटोन, और इसको प्रोटोनेट कर देंगे तो फिनॉल आ ही जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिनाइल शिफ्टिंग के थ्रू ये मैकेनिज्म बन रहा है क्यूमिन का। दोबारा सुनिए, देखिए कहानी शुरू हुई हमारी बेंजीन से, कहानी शुरू हुई हमारी बेंजीन से। हमने बेंजीन का फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन किया और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, क्यूमिन मिल रहा है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल रहा है, ठीक है। इसमें रिएजेंट हम या तो प्रोपीन H3PO4 ले सकते हैं, या प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 ले सकते हैं, या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और AlCl3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। अगर हमने ये लिया तो डायरेक्ट आ सकता है, ये लिया तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये बनेगा, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट के बाद सेकेंडरी बन सकता है, तो बन सकता है नहीं, बनेगा ही बनेगा, अटैक कर देगा। और यहाँ पर भी प्रोटोनेशन के बाद सेकेंडरी बनेगा, प्रोटोन अल्काइलेशन हो गया। तो क्यूमिन तक तो जाने की कोई दिक्कत है नहीं, क्यूमिन के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पहले हम इसका एयर ऑक्सीडेशन करके बेंजाइलिक टर्शियरी बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, वीक सीएच बॉन्ड को तोड़ते हैं और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू O2 को इंसर्ट करके क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये पार्ट हो गया क्यूमिन, ये हो गया हाइड्रो और ये हो गया पेरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, देखिए क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड के हाइड्रोलिसिस के बाद, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट आपने एसीटोन में कन्वर्ट किया और फिनाइल शिफ्टिंग के बाद आप फिनोल में ले आए, ठीक है।
अब यहां से यहां तक का एक अलग दुनिया है, एक अलग मैकेनिज्म है। तो हम जरा उस मैकेनिज्म की तरफ भी बढ़ लेते हैं। देखिए, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हमने प्रोटोनेट किया, जी प्रोटोनेटेड हो गया, यहां से डिहाइड्रेट किया, वाटर एलिमिनेट हुआ। लेकिन जब ये डिहाइड्रेट होता है तो यहां से फिनाइल शिफ्ट भी होगा, क्योंकि जब ये इधर डिहाइड्रेट होगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव हुआ, ये शिफ्ट इधर किया तो ये कार्बन पॉजिटिव, फिनाइल नेगेटिव, फिनाइल नेगेटिव ने इधर हमला कर दिया तो एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन गया। और वैसे भी ये बहुत स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल क्यों है, तो यहां पर भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी और बैक डोनेशन से भी स्टेबिलिटी बन रही है। यहाँ पर बैक डोनेशन से भी स्टेबिलिटी बन रही है और एरोमेटाइजेशन से भी स्टेबिलिटी बन रही है, रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी मिल रही है। तो देन हाइड्रेशन किया, आफ्टर हाइड्रेशन अल्कोहल आ रहा है, यहां से एचाइन गया इंटरमीडिएट, ये इधर शिफ्ट, ये इधर से शिफ्ट, बस आ गया फिनॉक्साइड एंड फिनॉल। तो इस तरह से हमने क्यूमिन प्रोसेस के थ्रू फिनोल को प्रिपेयर कर लिया। तो क्यूमिन प्रोसेस के थ्रू फिनोल को कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है। यूएसए में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है फिनोल का वो इसी क्यूमिन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अच्छा, और कोई तरीका? जी हाँ, तरीके की कमी थोड़ी है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज कॉल्ड salicylic acid, this is called salicylic acid, salicylic acid। चलिए, कभी भी आप सोडियम डाल दो तो होता क्या है, सोडियम यहां से भी हाइड्रोजन को हटा सकता है, यहां से भी, लेकिन अगर वन इक्विवेलेंट डालोगे तो वो यहीं से हटाएगा। कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, यहां से पहले, चलो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही ठीक रहेगा, ज्यादा डॉन बनना ठीक नहीं होता। ये आ गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। अब इसमें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, ये पूरा का पूरा Na2CO3 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। इसका भी हमने पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है। आप एल्केन की प्रिपरेशन जब पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन की प्रिपरेशन, तो वहां से डी कार्बोक्सिलेशन में इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां पर इंटरमीडिएट कार्बो एनायन बनता था। तो दिक्कत हो तो आप वहां पे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करना। कार्बोक्सिलिक को हम रिमूव कर सकते हैं दो स्टेप में। पहले स्टेप में सोडियम एंड सोडा लाइन, अगर सोडियम नहीं है तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन सोडा लाइन। तो खैर कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्वाहा। नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए, मान लेता हूं क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन है, हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन किसमें होते हैं, ड्राई ईथर में होते हैं। क्योंकि पानी के साथ इसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पानी के साथ रिएक्ट करते ही पानी हो, मिथनॉल हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हो, या सल्फोनिक कंपाउंड्स हो, भाई ये इस एचाइन से रिएक्ट करके एल एल्केन या हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर हम इसका करते हैं एयर ऑक्सीडेशन एंड यू विल गेट फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज कॉल्ड फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। देखो इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में पॉजिटिव नेगेटिव को भिड़ाना सीख लो आप, आपका काम बन जाएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, यू विल गेट फिनॉल, साथ में MgBrOH एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने फिनॉल को प्रिपेयर किया, डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन विद मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू हम आगे बढ़े थे। ओके, देन फिर हमने प्रिपेयर किया फिनॉल को फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमने बेंजीन की प्रिपरेशन की।
फिर हमने हाइड्रोलिसिस किया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया था बेंजीन पे N2Cl, तो OH ग्रुप हमें मिला था। नेक्स्ट हमने क्यूमिन प्रोसेस लिया, क्यूमिन प्रोसेस को देखा और उसके इंटरमीडिएट्स को देखा, और हाइड्रोलिसिस के बाद कैसे फिनोल और एसीटोन की फॉर्मेशन हुई। देन हमने डीकार्बोक्सिलेशन को देखा, सैलिसाइलिक एसिड में से OH को हटा देते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड में से कार्बोक्सिलिक को हमने हटाया तो हमें फिनोल मिल गया। और लास्ट हमने देखा कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले हमने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एयर ऑक्सीडेशन करके फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया, और एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें मिल गया फिनोल। तो फिनोल की ये थी हमारी वो तमाम प्रिपरेशंस जो हमें एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं नजर आ जाती है, ठीक है। बट ये होता है कि एनसीईआरटी में मैकेनिज्म वगैरह उतने डिस्कस नहीं होते, उतना डेप्थ में वो लोग नहीं जाते, बट हाँ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो एटलीस्ट मेंशन कर देते हैं। इसलिए ये है कि एनसीईआरटी क्योंकि एक बेसिक बुक है, उतना तो हमें आना ही चाहिए, उतना तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि जितना उसका सरकमफ्रेंस है वो तो एक दायरा है, वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन जो डेप्थ है ना, डेप्थ के भरोसे आप एनसीईआरटी में मत बैठ देना, वरना धोखा ही मिलेगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फिनोल को आप कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन गुड बाय, टाटा, बाय बाय।